नमस्कार। स्वागत है आपका विश्लेषण विद वानखड़े। आज बात तो चीरहरण की हो रही थी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर, लेकिन चीरहरण किसका ये समझ में नहीं आ रहा था। 3 मई से मणिपुर में आग लगी है, ये राज्य जल रहा है। आज 3 महीने हो गए। प्रधानमंत्री वक्तव्य देने से कतरा रहे हैं। वो बार बार सवालों के जवाब देने को टाल रहे हैं। मणिपुर की समस्या इतनी विकराल हुई, 3 महीने में मणिपुर बिल्कुल हाथ से निकल गया। गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक विभत्स वीडियो देखने के बाद स्वयं चीजें अपने हाथ में लेते हुए कहा कि यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे। उसके बावजूद सरकार कुछ करने को तैयार नहीं। विपक्ष सदन में लगातार सवाल उठा रहा था। विपक्ष का कोई जवाब देने को तैयार नहीं था। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव ही एक ऐसा हथियार था। शायद विपक्ष को लगा इससे सरकार कुछ बोलेगी। आज अविश्वास प्रस्ताव का पहला दिन था। आज और कल डिस्कशन होना है। आज विपक्ष ने प्रस्ताव का ओपनिंग करते हुए गोगाई ने सारे सरकारी तथ्यों को सामने रखते हुए, सरकारी आंकड़ों को सामने रखते हुए, तमाम फाइंडिंग्स को सामने रखते हुए सरकार पे प्रश्नों की बौछार की। इस प्रश्नों के जवाब में लग रहा था कि सरकार बहुत सीरियस सोचकर कुछ मणिपुर के बारे में बोल रही होगी। जितनी पीड़ा प्रधानमंत्री को उस दिन सदन के बाहर हुई थी, जितना क्रोध उन्हें आया था, शायद मुझे लगा कि आज वो क्रोध और पीड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वक्तव्य से जारी होगा। लेकिन जैसे ही तरुण गोगोई का भाषण समाप्त हुआ, उसके बाद भाजपा की तरफ से रिप्लाई के लिए जो खड़े हुए, वो निशिकांत दुबे ने आज मणिपुर का मजाक उड़ाया, मणिपुर के जख्मों पे नमक छिड़ा और आज बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के लिए कितनी सीरियस है। उनके पूरे भाषण में उन्होंने 2 बार मणिपुर का जिक्र किया और इसके बाद वो लगातार आए बाएं बोलते गए। वो पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन करते रहे। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के प्रधानमंत्री का वस्त्र हरण करने के लिए है। उन्होंने महाभारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा जैसा द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और सब देख रहे थे, आज वैसा ही वस्त्र हरण करने का प्रयास एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है इस देश का, उसका करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। सवाल ये उठता है, वस्त्रहरण हो किसका रहा था? वस्त्रहरण हमारे तमाम माँ बहनों का, बहनों का हो रहा है मणिपुर में। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके रास्ते में परेड किया जा रहा है। एक की पत्नी तो एक सैनिक की पत्नी थी जिसने अपने देश की रक्षा के लिए जीवन दिया। वो अपने पति की रक्षा नहीं कर पाया। जो जो वीडियो बाहर आया, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसे सैकड़ों केसेस यहाँ पे है। मतलब व्यभिचार और महिलाओं के साथ अन्याय के सैकड़ों केसेस वहां पे हैं। 6,000 एफआईआर हो चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय परेशान है कि इतने सारे एफआईआर, लेकिन फिर लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता। 4 तारीख को हुआ, 4 मई को हुआ इंसिडेंस का जुलाई तक एफआईआर दर्ज नहीं होता। सरकार के पास कोई सवाल नहीं है। इन तमाम चीजों का एक अपेक्षा थी कि दुबे जी कुछ बोलेंगे, लेकिन दुबे जी ने आज मणिपुर की जनता के साथ भद्दा मजाक किया। उन्होंने अपने पूरे भाषण में 2 बार मणिपुर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि हम मणिपुर को नहीं जानते। मेरे एक रिलेटिव का नाम लेते हुए कहा कि मेरे बहुत ही नजदीकी रिलेटिव थे, उनका मणिपुर में जब वो पैरामिलिट्री फोर्स में थे, एक बम विस्फोट में उनकी टांग चली गई थी। ये मेरा मणिपुर से संबंध है। मैं मानता हूँ, उस शहादत को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ उसके उस रिलेटिव को। लेकिन आज उनके रिलेटिव भी आंखों में पानी होगा कि जिस मणिपुर में उन्होंने मणिपुरियों की रक्षा करते हुए अपने टांग गंवाई, आज उनका ही भतीजा, उनका ही एक रिलेटिव पार्लियामेंट में मणिपुर का मजाक उड़ा रहा है। उन्होंने कहा, एक पहली बार मणिपुर का जिक्र किया, दूसरी बार उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं मणिपुर का। किस बात का शुक्रगुजार है मणिपुर का? मणिपुर जल रहा है इसलिए शुक्रगुजार है। मणिपुर में बहनों की और बेटियों की इज्जत लूट रही है इसलिए वो शुक्रगुजार है। मणिपुर के वजह से लगातार देश की किरकिरी हो रही है इसलिए शुक्रगुजार है। या मणिपुर को लेके ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया, इसके वजह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करने में उनको एक चांस मिला, इसके लिए शुक्रगुजार है। ऐसे संवेदनहीन इंसान को जब पहली ओपनिंग बैट्समैन करके बीजेपी ने भेजा, तो समझ में आ गया कि बीजेपी के तरकश में और कोई तीर नहीं। गई वो बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में पार्टी हुआ करती थी कि वहां पे सुषमा स्वराज जैसे, जेटली जैसे, अटल जी जैसे, अडवाणी जैसे, मुरली मनोहर जोशी जैसे, ये लोग जब पार्लियामेंट में खड़े होते थे तो पूरा देश, पूरा पार्लियामेंट, विपक्ष पक्ष स्तब्ध होकर उनको सुनता था, क्योंकि उनके सुनने में कंटेंट हुआ करता था, देश के प्रति चिंता हुआ करती थी।
सवालों की बौछार होती थी सत्ता पक्ष के लिए, और सत्ता पक्ष उनको सुनता था क्योंकि उनसे बहुत सारा रेक्टिफिकेशन वो कर पाते थे। लेकिन दुर्भाग्य है, उस बीजेपी का जिसका चाल, चरित्र, चेहरा एक ज़माने में पूजा जाता था, वो बीजेपी जो पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, उसमें ऐसे लोग आ गए हैं कि जिन्हें ये पता नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव किस लिए लाया गया। वो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सीधा प्रधानमंत्री का वस्त्रहरण की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं कि वहाँ बहु-बेटियों का वस्त्रहरण हो रहा है, और यदि प्रधानमंत्री का वस्त्रहरण मात्र सवालों से होगा, तो फिर 56 इंच का सीना और इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, 300 से ज्यादा जिनके पास लोकसभा में सदस्य है, और विश्व में जिनका डंका बजता है, ऐसे वो लगातार पूरे देश को बताते रहते हैं, वो प्रधानमंत्री मात्र उनका उनके शरीर के कपड़े यदि उतरते हैं मात्र कुछ चंद सवालों से, तो फिर इससे ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री शायद इस भारतवर्ष ने कभी देखा होगा। दुबे जी ने आज ये कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, ये विपक्ष अपने एकजुटता पे विश्वास दिखाना चाहता है। ये उन्होंने बार-बार विपक्ष को घेरा, कई राहुल गांधी को घेरा, राहुल गांधी के चक्कर में उन्होंने कहा कि मोदी से माफ़ी क्यों नहीं माँगेंगे? उन्होंने कहा कि सावरकर जैसा मैं माफ़ी नहीं माँग सकता, सावरकर को ले आए, मोदी जी को ले आए, राहुल गांधी को ले आए, सभी चीज़ों को ले आए, भारत के तमाम राज्यों को लेके आए, सब बातें की, लेकिन बात नहीं की वो मणिपुर की, जिसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव था। आज लोकतंत्र शर्मसार हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग घर पे मार्गदर्शन मंडल के लोग बैठे होंगे, वो सर पे हाथ रखे होंगे, और आज सबसे ज्यादा आहत हुए होंगे मणिपुर की जनता, जिन्होंने भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को विजय किया, 2 बार सत्ता में लाया, और मिला क्या? तो मात्र अवहेलना। मिली क्या? तो एक दंगे। मिले क्या? तो लूटपाट। मिला क्या? तो आग। मिली क्या? तो हत्याएं। मिली क्या? तो अपने बेटी बहू के साथ व्यभिचार। कई बार कई सवाल थे, इन सवालों के जवाब आने थे। आज पूरा देश एक सत्य सुनने के लिए जानता था। लगातार विपक्ष हमला कर रहा था, सरकार चुप थी। सरकार की तरफ से कोई सिर्फ पीड़ा और क्रोध दिखाई देता था, लेकिन ये भी सिर्फ बातों में। वो पीड़ा और क्रोध आज वाकई उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में होता, तो आज निशिकांत दुबे जैसे बहुत ही हल्के आदमी को वो फील्ड नहीं करते। मैं उनको हल्का आदमी क्यों इसलिए कहता हूँ कि अभी हाल ही में कल उन्होंने कुछ पार्लियामेंट में बोला, जो पूरा वक्तव्य उनका बाद में एक्सपंज हुआ, कार्यवाही से निकाल दिया गया। ऐसे व्यक्ति जिन्हें ये पता नहीं कि पार्लियामेंट में कैसा बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, वो हंस रहे थे कि आज राहुल गांधी नहीं बोले, शायद तैयारी करके नहीं आए। यदि नहीं बोलने को आपकी तैयारी नहीं है ये माना जाता है, तो प्रधानमंत्री 3 महीने से मौन है, तो क्या प्रधानमंत्री 3 महीने में पूरी ताकत दल बल के साथ, पूरे सरकारी प्रशासन तंत्र के साथ भी मणिपुर पे बोलने का साहस नहीं जुटा पाए? क्या ये प्रधानमंत्री की कमजोरी नहीं? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने के बाद भी प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकलते, तो क्या ये प्रधानमंत्री की कमजोरी है? और जब आप पार्लियामेंट में बोले पंडित जी, दुबे जी, तो फिर आप क्या बोले? आप जिस हिसाब से बोले, उस हिसाब से पता पड़ता है कि आपका मणिपुर में सिवाय इससे कोई नाता नहीं, क्योंकि मणिपुर के लेके अविश्वास प्रस्ताव आया, और आपका कोई रिलेटिव मणिपुर में जब पैरामिलिट्री फोर्स में था, तब उनकी टांग एक बम विस्फोट में गई। इससे ज्यादा मणिपुर को आप भी नहीं जानते। मणिपुर की वेदनाएं, मणिपुर की पीड़ाएं, मणिपुर के बच्चों का भविष्य। मणिपुर इस देश का एक हिस्सा है। मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है। वो पिछले 3 महीने से जल रहा है, और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मणिपुर में हिंसा जारी है। ऐसी स्थिति में यदि दुबे जैसे सांसदों को फाइल किया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप इसका ओपनिंग करेंगे, तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरकश में तीर नहीं, या उनके पास बोलने वाले वक्ता नहीं, या फिर वक्ता भी है तो वो बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि बोलेंगे क्या? बोलने के लिए सवालों के जवाब होने चाहिए होते हैं। यदि ऐसा ही टोन रहा, तो ये बात तो तय है कि इस पूरे डिबेट को बीजेपी हाईजैक करना चाहती है। बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री का विक्टिम कार्ड खेलती है कि प्रधानमंत्री गरीब घर के आते हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। सवाल, प्रधानमंत्री बहुत गरीब घर के आते हैं, लाखों का सूट और करोड़ों के प्लेन में घूमने वाले, करोड़पति, अब्जोपति, उद्योगपतियों के प्लेन में घूमने वाले, यदि ये देश के गरीब है, तो काश ऐसा ही हर गरीब मेरे देश का हो, तो शायद फिर ना पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव आएगा, ना कोई समस्या होगी, ना कभी मणिपुर जलेगा, ना कभी ऐसी स्तरहीन बात दुबे जी को भी कहनी होगी। आज पार्लियामेंट में जो हुआ, जो 2 डिबेट हमने सुने, जो सबसे पहले तरुण गोगोई ने किया, उसके चेहरे पे पीड़ा दिख रही थी, उनके सवालों के जवाब में तीखापन था। वो इस बात को बार-बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, आपके गृह मंत्री नाकारा साबित हुए, प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री नाकारा साबित हुए, प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार डबल इंजन की नाकारा साबित हुई, और आंकड़े पे आंकड़े दे रहे थे, और ये आंकड़े 2017 के बाद के थे। इन तमाम सवालों के जवाब शायद सरकार के पास नहीं। यदि सरकार के पास जवाब नहीं होंगे,
तो फिर ये बात तय है 10 तारीख को जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वो भी जिलेबी-जिलेबी और इमरती-इमरती होगी। इमरजेंसी पे बात होगी, कांग्रेस के परिवारवाद पे बात होगी। आज दुबे जी ने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि परिवारवाद क्या होता है? अरे वकील का बेटा तो वकील हो जाएगा, लेकिन इनके नेताओं के तो घराने के घराने हैं। वो विपक्ष की तरफ देख के बोल रहा था और अपने पार्टी का उदाहरण देते हुए बोला था उन्होंने, ये देखिए राजनाथ सिंह जी प्रोफेसर है, आज डिफेंस मिनिस्टर बने हैं, पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके पीछे कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। लेकिन फिर वही दुबे जी ये बताने में हिचकिचाएँगे कि फिर इसी राजनाथ के बेटे पंकज आज एमएलए कैसे हैं? उन्होंने कहा कि ये गृह मंत्री हमारे बैठे अमित शाह जी का बैकग्राउंड कभी राजनीतिक नहीं रहा, लेकिन देश के गृह मंत्री है। लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देंगे कि उसी गृह मंत्री के बेटे आज एआईसी वो क्रिकेट बीसीसीआई के चेयरमैन कैसे बने, जिनको क्रिकेट का क नहीं आता। इसके बाद भी ऐसे कई सवाल है, यदि इनका परिवारवाद देखा जाए, तो फिर क्या शरद पवार की पार्टी से आया अजित पवार परिवारवाद का नहीं है? क्या चौटाला और परिवारवाद नहीं है? क्या पीडीपी जिसके साथ गठबंधन है परिवारवाद नहीं था? क्या शिवसेना जिसके साथ गठबंधन था परिवारवाद नहीं था? क्या अकाली दल परिवारवाद नहीं है? ऐसे असंख्य परिवारवाद के उदाहरण उनके पास देंगे। लेकिन जब बीजेपी ने 2014 में एक नया टैग लगाया है, हम करें तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार, आप करें तो भ्रष्टाचार, हम करें तो राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा। यदि इसी टैग के साथ आपको देना है, तो आने वाले समय में ये देश वाक़ई ऐसे कई सवालों के जवाब अनुत्तर रहेंगे, क्योंकि जवाब जिनको देना है, वो जवाब न देते हुए सिर्फ़ जिलेबी-जिलेबी और एक-दूसरे का महिमा मंडन करने में लगेंगे। आज का दिन मुझे दया आती है, मेरा दिल रोता है अब मेरे मणिपुर के भाई-बहनों के लिए। आज पूरा मणिपुर देख रहा होगा कि भारत के इस लोकतंत्र के मंदिर में, जो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र मंदिर माना जाता है, उसमें आज उनको लेके क्या चिंताएँ हो रही होगी, उनको लेके क्या पीड़ाएँ हो रही होगी, उनके समस्याओं का क्या निदान हो रहा होगा। लेकिन आज उनको एक बात समझ में आ गई, विपक्ष और बाकी लोग तो पीड़ा के तो पूरे ग्रंथ की ग्रंथ रच रहे हैं और बता रहे हैं कि ये पीड़ाएँ हैं, ये मेरा मणिपुर जल रहा है, प्लीज़ इसको बुझाओ। और सत्ता पक्ष ये मान ही नहीं रहा है कि मणिपुर नाम का कोई राज्य भी देश में है। सत्ता पक्ष को पड़ी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या चीज़ हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया है। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है, तो किसी कारण की सरकार की जवाबदेही तय होती है, तो सरकार को भी अपना परीक्षण करना चाहिए। लेकिन जो सरकार अपने को भगवान मानती हो और जो वो करते वही सही मानती हो, तो फिर मणिपुर में भी उनके हिसाब से कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मणिपुर जल रहा है, सरकार नहीं करते हो, लेकिन इस देश में संविधान का तीसरा स्तंभ जो है न्यायपालिका, उन्होंने ज़रूर इसका कॉग्निजेंस लिया और न्यायपालिका ने इस पे काम करना शुरू कर दिया है। 3 जजों की कमिटी अब वो मणिपुर को देखेगी। शायद मणिपुर को अब न्यायपालिका से ही आशा है। इस प्रजातंत्र के मंदिर से तो आज मायूसी ही हाथ लगेगी। ऐसे इंडिकेशन कम से कम शुरुआत में तो दिख रहे हैं। आज इतना ही, फिर आऊँगा कल किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।